हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो फाइनली हमारी वीडियो आ रही है। बहुत टाइम से प्लान कर रहा था मैं वीडियो का। तो जिसमें हम अब आईसीएआई के टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस कवर करेंगे पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीबी डिस्कस करूंगा। फिर मैंने कुछ सिंप्लीफाइड नोट्स बनाए हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आप सबके लिए। फिर हम वो डिस्कस करेंगे। और ऐसे ऐसे करके सबसे पहले हमारा टारगेट एएफएम का है। उसके बाद और भी बहुत वीडियोस आएंगी, सी फाइनल के सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। जो भी मेरे भाई बहन जिनको एएफएम से थोड़ा इश्यू है या उनको डिफिकल्ट लगता है, तो बहुत इजी होने वाला है चैप्टर। ये सब इवन ये सब्जेक्ट बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। जो मेरे सेल्फ स्टडी वाले भाई बहन हैं उनके लिए ही बहुत इजी होने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। पहले कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा ब्रश अप करूंगा मैं, और उसके बाद हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिटेल्ड। इसके मैं सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा आपको, और बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। इस म्यूचुअल फंड्स चैप्टर काफ़ी इजी है, और ये कम से कम 8 से 12 नंबर का हर बार आता है। हमारे अटेम्प्ट में भी आया था, वो मैं आपको बताऊँ। पहले एक तो म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं जो हम जैसे लोगों को अप्रोच करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे शेयर्स मार्केट की नॉलेज नहीं है, स्टिल मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, होते हैं जिनको चुल होती है, उनके लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज आती हैं। वो कहती हैं कि हाँ, आप हमको पैसे दो, आप हम में इन्वेस्ट करो। वो जाके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जो रिटर्न्स आएंगी उसका कुछ परसेंटेज काट के वो हमें रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट होता है। पर बट डिस्क्लेमर है, जो आपने एड्स वगैरह में भी देखा होगा, कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क तो हर जगह है बाबू। द एनएवीज ऑफ द स्कीम में गो अप और डाउन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स। द म्यूचुअल फंड इज नॉट गारंटिंग और assuring एनी डिविडेंड अंडर एनी ऑफ द स्कीम्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो अब एमसीक्यू आ रहे हैं इस बार से, तो इन डेप्थ चेकिंग होगी। तो कॉन्सेप्ट्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। स्टिल यहाँ पे एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड से कोई गारंटी नहीं है कि मेरी एनएवी पॉजिटिव ही आएगी या मुझे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। नेगेटिव भी जा सकता है। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी आईटीआर इस पर फाइल करी थी मैंने, उन्होंने म्यूचुअल फंड से लॉस खा रखा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, आगे करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि नेट एसेट वैल्यू। हमने सबने पढ़ा हुआ है कि नेट एसेट्स क्या होते हैं। कि बेसिकली एसेट्स मतलब क्या, जो भी मेरे एसेट्स हैं, जितना भी मुझे रिसीव होना है या जितने भी मेरे को लगता है कि जिनको मैं इन कैश करा सकता हूँ फ्यूचर में, वो मेरे एसेट्स होते हैं। जो भी लाइबिलिटीज़ मैंने पे करनी है। नेट एसेट मतलब क्या, जितने भी मेरे एसेट्स हैं, जितने भी मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको मैं अगर नेट ऑफ कर दूं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, वो मेरे नेट एसेट्स हो गए। बट इसमें एक बात याद रखना, टोटल एनएवी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फंड। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू मत लेना प्लीज। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बुक वैल्यू मत लेना। मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फंड माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, जो मेरी टोटल एनएवी आई है, उसको अगर मैं एज म्यूचुअल फंड जो क्या करता है, म्यूचुअल फंड ना यूनिट्स इशू करता है अपनी, कि इतनी यूनिट्स होगी हर स्कीम्स में, हर एक यूनिट्स इशू होती हैं। ये नहीं कि वहां से शेयर इशू हुए और वही की वही हमारे को पकड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उसी यूनिट्स जो एज ऑन डेट जो आउटस्टैंडिंग होंगी, उससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरी टोटल एनएवी पर यूनिट निकल आएगी। ठीक है, पर यूनिट। ओके, तो पर यूनिट निकालने का बेसिकली मतलब है एनएवी डिवाइडेड बाय जितने भी यूनिट्स होगी आउटस्टैंडिंग, तो एनएवी पर यूनिट आ गई। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अब इसका बेसिक फॉर्मूला भाई, सारे एसेट्स कवर कर लो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होगी, इन्वेस्ट ही करेंगे, और मार्केट वैल्यू, ठीक है, जितना भी मुझे रिसीव होना है, डिविडेंड वगैरह, कोई भी इनकम है, अक्रूड इनकम है, कोई भी एसेट्स है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, इस पे बाद में आता हूँ। कोई भी मेरे एक्सपेंसेस पे करने हैं, अदर पेबल्स है, कोई भी लाइबिलिटीज है, वो मेरे नेट ऑफ करके मेरी एनएवी निकलती है। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं दे रखा तो निकालना कैसे है? सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस कितना है, मींस कम
क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या करा, अपनी यूनिट्स इशू करी, तो वहां से प्रोसीड्स हुए। ऑब्वियसली इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा। उसके बाद जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी को रिसीट्स हुई हैं, उसमें से उन्होंने इन्वेस्ट कितना करा है, वहाँ पे भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि कितना उन्होंने इन्वेस्ट करा। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की यूनिट इन्होंने इशू करी, उनके पास पैसा आ गया, उसमें से 1.5 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो ओपनिंग कैश मेरा कितना बच गया, 50 lakhs। ठीक है। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जितना भी सिक्योरिटीज बेची उनसे पैसा कितना आया। म्यूचुअल फंड कंपनीज को इंटरेस्टेड डिविडेंड कितना मिला, उन्होंने सिक्योरिटीज कितनी खरीदी वो लेस कर दूंगा मैं। एक्सपेंसेस जो भी पे करे ड्यूरिंग द पीरियड वो माइनस कर दूंगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, जितना भी उनको उन्होंने अर्न करा था उसमें से डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कैपिटल गेन या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिट होल्डर्स को, तो वो यहाँ से लेस हो जाएगा। वो मेरा क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस हो जाएगा, जो मेरे एसेट्स में ऐड होगा, जिसको मैं नेट ऑफ करूंगा लाइबिलिटीज से, तो मेरी टोटल एनएवी निकल आएगी। ठीक है, आसान है, हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी मेरी नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यूरिंग द पीरियड नहीं, जो एज ऑन डेट होगी ईयर एंड पे या फिर मंथ एंड पे, तो मैं डिवाइड कर दूंगा, जिससे मेरी एनएवी पर यूनिट निकल आएगी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रिटर्न या होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, ये फ्रॉम यूनिट होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू है। हम यूनिट होल्डर्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी हमें अपनी यूनिट्स दे रही है, इसलिए हम यूनिट होल्डर्स हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न क्या होती है, बेसिकली ये एनएवी वन क्या है, एनएवी एट द एंड ऑफ द पीरियड। म्यूचुअल फंड ने एनएवी निकाली मंथ एंड पे की, 15 रुपीज आ रही है। जब हमने परचेज करे थे तो 10 रुपीज थी, 15 - 10, 5 रुपीज तो मेरी एनएवी बढ़ेगी, पोर्टफोलियो अप्रिशिएट हो गया। प्लस डी, अगर म्यूचुअल फंड से मुझे डिविडेंड मिला है, प्लस कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन रिसीव हुआ है, कोई भी अदर इनकम है, डिवाइडेड बाय एनएवी जीरो। तो बेसिकली आपको पता ही है, परसेंटेज में जब भी कंपेयर करना तो बेस से कंपेयर करूंगा मैं अपने। तो बेस क्या है मेरा, करंट ईयर, जब मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो जब मैंने इन्वेस्ट करा उससे मैंने डिवाइड करा 100 में, तो परसेंटेज में मेरी होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकल आएगी। उसी तरह अगर मुझे कहेंगे कि एनुअल रिटर्न निकालो, एनुअल मतलब पूरे साल की रिटर्न, तो सिंपल सा है, अगर मुझे इन्होंने कोई रिटर्न दी है वो 1 महीने या 2 महीने की है, तो उसको मैं एन से मीन्स, अगर मेरी 2 मंथ्स की रिटर्न थी, होल्डिंग पीरियड रिटर्न को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12 से, तो मेरी ईयर की निकल आएगी। अगर डेज में होगा तो सिमिलरली मैं डेज से डिवाइड करूंगा, 365 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि यहाँ 360 लेना है, तो प्लीज 360 लेना, अपना ज्यादा दिमाग मत चलाना प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे चलते हैं। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमने फटाफट क्वेश्चंस करने हैं। इसकी मैं डिटेल वीडियो जरूर डालूंगा, तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट्स थोड़े फास्ट लग रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट वहां से कवर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या होता है, देखो भाई, लोड है तो वो पड़ेगा इन्वेस्टर पे ही, दोनों जगह इन्वेस्टर ही फंसेगा। तो इन एंट्री लोड का पड़ता है, जिसको हम फ्रंट एंड लोड भी कहते हैं, चार्जेस एट द टाइम एन इन्वेस्टर परचेजेस म्यूचुअल फंड। जब भी मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी को अप्रोच करा कि मुझे आपकी यूनिट्स खरीदनी है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा कि एनएवी तो 10 रुपये चल रही है, प्लस हम आपसे एंट्री लोड लेंगे 1%, 2%, जितना भी लेना है। तो सिंपल फॉर्मूला बन गया, एनएवी इंटू 1 + 2%, मतलब 10 रुपये का इंटू 102%, तो 10.2 कुछ समथिंग आएगा, 10.02। तो वो मेरे से ले लेंगे, मतलब इशू प्राइस मुझे महंगा पड़ेगा अगर वो इशू करेंगे तो। सेम ऐसे ही अगर मैं रिडीम करने गया तो वो एग्जिट लोड, मतलब वो काटेंगे। ठीक है, चार्जेस एट द टाइम एन इन्वेस्टर रिडीम्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स। एनएवी में से वो, मैं कहूंगा कि मेरे 10 रुपए एनएवी चल रही है, लाओ मुझे 10 रुपए वापस दे दो, पर नहीं, उसमें वो कुछ हिस्सा एज ए लोड काट लेंगे, तो वो कुछ परसेंटेज कट के मुझे एनएवी से कम मिलेगा, इसलिए वो माइनस होगा। सिंपल है, जब वो इशू करेंगे तो वो प्लस करेंगे, जब मैं उनके पास जाऊंगा रिडीम के लिए तो वो माइनस करेंगे। ठीक है, अब फटाफट एक और कॉन्सेप्ट है, वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर ए कैन अर्न ए रिटर्न ऑफ 16% बाय अर्निंग इन इक्विटी शेयर्स ऑन हिज ओन। मिस्टर ए जो है वो अपने आप अगर इन्वेस्ट करता है, अगर उसको शेयर मार्केट की, 16% तो फिर भी अर्न कर सकता है। ठीक है, नाउ
ही इज कंसिडरिंग ए रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम अनाउंस हुई है, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है। यहाँ पे इनिशियल एक्सपेंसेस 5.5% है, ओके। एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस 1.5% है। तो हाउ मच म्यूचुअल फंड शुड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर ए रिटर्न ऑफ 16%? म्यूचुअल फंड को कितना अर्न करना पड़ेगा कि वो मिस्टर ए को 16% का रिटर्न तो दे दे, ठीक है, ओके। नो, सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है वही लिख देता हूँ, चेप देता हूँ फटाफट। अर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 16%, ओके। म्यूचुअल फंड्स की अर्निंग्स को मैं R2 मान लेता हूँ, ICI डज फॉलो। मैं अभी फॉर्मूले का लॉजिक भी बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स की अर्निंग R2 होगी। इनिशियल एक्सपेंसेस 5.5 मेरे को गिवन थे, मैंने लिख दिए। रिकरिंग एक्सपेंसेस 1.5 गिवन थे, वो भी मैंने लिख लिया। R2 निकालने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स को कितना अर्न करना पड़ेगा ताकि वो अपना खर्चा पानी में निकाल ले और इन्वेस्टर्स को भी दे दे। उसका फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस इंटू R1 प्लस रिकरिंग एक्सपेंसेस। R1 मतलब अगर मुझे कम इन्वेस्टर को 16% रिटर्न देनी है, ठीक है, तो मैं उसमें से पहले जो मेरे इनिशियल जो खर्चे होंगे वो मैं पे करके, फॉर एग्जांपल जितने मेरे खर्चे होंगे उतना मैं रिटर्न उसके बाद ही पे करूंगा ना। 100 रुपये में मैं कमा रहा हूँ, उसमें से 10 रुपये मैंने खर्चा कर दिया, 10, तो 90 बच गए। 90 का मैं दूंगा ना, तो जितना मैं अर्न कर पा रहा हूँ नेट उसका मैं इशू करूंगा। इसलिए 1/1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस होता है। तो क्वेश्चन में 1/1 माइनस 5.5% थे इनिशियल एक्सपेंसेस, आई थिंक, हाँ 5.5% थे। तो 5.5% इनिशियल एक्सपेंसेस हो गए, और रिटर्न जो मेरे को अर्न करके देनी है वो 16% होगी, और रिकरिंग एक्सपेंसेस 1.5%। अब म्यूचुअल फंड कंपनी कोई एनजीओ तो खोल के बैठी नहीं है, उसको अपना भी खर्चा पानी निकालना है, जो उनके पास इन्वेस्टर्स होंगे, प्रोफेशनल होंगे, उनका भी खर्चा निकालना है। तो वो अपना यहाँ पे रिकरिंग एक्सपेंसेस में ऐड करके, तो 16.93 मेरा यहाँ कैलकुलेट करके आया था, 1.5 म्यूचुअल फंड अपना अर्न करेगी। तो 18.43% जो है म्यूचुअल फंड को अर्न करना पड़ेगा ताकि वो इन्वेस्टर को रिटर्न दे दे 16%। ठीक है, सिंपल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। द यूनिट प्राइस ऑफ ए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज ₹10। यूनिट प्राइस, हर एक यूनिट का प्राइस कितना है, ₹10। द पब्लिक ऑफर प्राइस POP ऑफ द यूनिट इज 10.204, मतलब जितने भी तुम इशू कर रहे हो, इशू प्राइस कितना होगा, 10.204, ठीक है। रिडम्शन होगी 9.80, रिडीम कर पाओगे तो 9.8। अब इन्होंने कहा फ्रंट एंड लोड निकालो, बैक एंड लोड निकालो। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते टाइम ये बताया था कि फ्रंट एंड लोड इशू के टाइम लगता है। तो कोई अगर 10 रुपए की चीज़ वो मुझे 10.204 में इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला हुआ है, यहाँ पे फ्रंट एंड लोड है। 10 रुपए की यूनिट मैं रिडीम करने जा रहा हूँ तो 9.8 की पड़ रही है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या, यहाँ पे एग्जिट लोड है, ठीक है। आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं फटाफट। अब मैंने यूनिट प्राइस लिख दिया, बेसिक चीज़ें मैं साथ साथ कीपन लिखता रहूंगा, ताकि क्योंकि ज़्यादा मैं सोचने में टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। ये सॉल्यूशंस मैंने फास्ट फास्ट कर रखे हैं, जो एग्जाम्स में आपको ऐसे ही करके आने हैं, कोई राइटिंग वगैरह नहीं, कुछ फॉर्मेट कुछ नहीं देखना। यूनिट प्राइस ऑफ ए म्यूचुअल फंड, NAV 10 रुपये मेरी। POP लिख लूंगा या इशू प्राइस लिख लूंगा, 10.204। रिडम्पशन प्राइस कितना है, 9.80। ये सारी कीपन वाली चीज़ें लिख दी मैंने। अब POP मतलब इशू प्राइस कितना होगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, NAV इंटू 1 प्लस फ्रंट एंड लोड। तो 10.204 है, ये 10 है, और 1 प्लस, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ नहीं है तो मैं एक्स मान लेता हूँ। 10.204 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया, फिर 1 माइनस में चला गया। काफ़ी सिंपल है, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, 10.204 इस तरह है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, बहुत आसान है। अब आते हैं रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस क्या था, 9.80। अब इसमें से एग्जिट लोड माइनस होगा, माइनस मैंने कर दिया, उसको एक्स बना था, इसको वाई मान लेते हैं। 10 यहाँ डिवाइड में चला गया, फिर वाई यहाँ आ जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा, फिर सेम ऐसे ही हमारी 2% निकलेगी, ठीक है। तो फ्रंट एंड लोड हो गया 2.04%, बैक एंड लोड हो गया 2%। नंबर 3, a mutual fund that has a NAV of ₹20 at the beginning of the month, NAV beginning मतलब NAV 0, okay, and made income and capital gain distribution of 0.8
ठीक है, पर शेयर रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर विद एनएवी ऑफ एंडेड, मतलब ये क्लोजिंग होगी, कैलकुलेट मंथली रिटर्न। अच्छा पहले मैं बता दूं, जितने भी ये लाल डब्बे दिख रहे हैं ना, लाल डब्बे, रेड बॉक्सेस, ये हाईलाइटेड है क्योंकि यहाँ पे लोगों की मिस्टेक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने रेड बॉक्स इसलिए हाईलाइट कर रखा है इनिशियल एक्सपेंसेस में, क्योंकि कई लोग 5.5% लिखा हुआ है ना, अगर 10% लिखा होता है तो 0.10 लिख देते, तो 5.5% लिखना है, 0.055 होगा ये। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली में 0.055 है, 5.5%। फॉर्मूला आपको पता होगा, स्टिल आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, इसलिए यहाँ पे मैंने रेड बॉक्स में हाईलाइट कर रखा है इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मंथली रिटर्न निकालो। ओके ओके, मंथली रिटर्न निकाल देते हैं। एक मंथ की दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, मंथ की इनकम है। ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। रिटर्न का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, NAV 1 माइनस NAV 0, देखा देखा लग रहा है, डिविडेंड कैपिटल गेन जितनी भी इनकम है डिवाइडेड बाय बेस NAV, जो मेरी ओपनिंग में थी, उससे मैं डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी रिटर्न की परसेंटेज आ जाएगी। 3.06 एंड में थी, 20 बिगिनिंग में थी, डिविडेंड मुझे कुछ मिला नहीं, कैपिटल गेन मिला और एक अदर इनकम मिली है, या फिर मैं इसको डिविडेंड में भी दिखा सकता हूँ। जो भी इनकम मिली डिवाइड बाय बेस NAV इंटू 100 करा, तो 0.06375% पर मंथ है। पर ICI के आंसर में आपको पर एनम भी लिखी हुई है, तो इंटू 12 करके मैंने और डाल के ये भी लिख दिया है, कोई मैंडेटरी नहीं है, स्टिल कर सकते हैं इसको। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक इन्वेस्टर है जिसने 300 यूनिट्स परचेज करी, इस पे 12.250 पे, 12.25 पे, एट 31 दिसंबर 2009। ओके, एंड एज ऑन 31 दिसंबर 2010 उसको डिविडेंड मिला और कैपिटल गेन मिला। ठीक है, बहुत अच्छा है, 1.25 की इनकम होगी और 1 रुपीज पर यूनिट इनकम हुई है। ठीक है, रिक्वायर्ड द रिटर्न निकालो। पहला पॉइंट क्या है, रिटर्न निकालो। रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इफ द एनएवी एज ऑन 31 दिसंबर 2010, मतलब क्लोजिंग एनएवी कितनी है, 13 रुपीज। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, 13 दे रखी है, 12.25 सेम। अभी ये आपको शायद रिटर्न का फॉर्मूला याद हो गया होगा, NAV 1 माइनस NAV 0 प्लस डिविडेंड, कोई कैपिटल गेन, इनकम हुई है तो बेस से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, सेम वही है। यहाँ पे 24.489 समथिंग आ रहा था, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करके लिख देना, और मैं दोनों को ही अंडरलाइन कर दूंगा, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है, ये चेक करना चाहता है तो भाई ये ले, ये चेक करना चाहता है तो ये ले। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का डाल दिया साइन और दोनों कर दिए। फर्स्ट पार्ट इजी था, ठीक है, आसानी से हो गया। सेकंड में चलते हैं, यहाँ मैंने रेड भी हाईलाइट करा गया, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट निकालो if all dividend and capital gain distribution are reinvested into additional units at the rate rupees 12.50 per unit। रिटर्न निकालो, जितना भी डिविडेंड मिला, 1.25 हो गया, 1 हो गया, वो इन्होंने जितना भी मुझे रिसीव हुआ वो मैंने री इन्वेस्ट कर ली, मतलब उनकी मैंने यूनिट्स दोबारा परचेज कर ली। बहुत अच्छा। अगर मुझे वो स्टेप वाइज चलेंगे, बहुत आसान है। टोटल अमाउंट पहले तो मैंने री इन्वेस्ट कितना करा, मुझे 1.25 मिला प्लस 1 रुपीज मिले। ठीक है, कैपिटल गेन और डिविडेंड के टोटल 2.25। मेरे पास यूनिट्स कितनी थी, 300, तो मतलब मुझे 675 रुपीज मिले टोटल, वही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एडिशनल यूनिट्स कितनी गिरी, 675 रुपीज थे मेरे पास, 12.5 रुपीज की पन है, उसमें मैंने इन्वेस्ट करी, मतलब मैंने 54 यूनिट्स परचेज कर ली। बहुत बढ़िया। तो मैंने 54 कर ली, 300 मेरे पास थी, तो मेरे पास अब कितनी होगी, ये नॉर्मल लैंग्वेज चल रही है, वैल्यू ऑफ 350 टोटल यूनिट्स एज ऑन। ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टमेंट NAV 1 मैंने मेंशन कर रखा है, बहुत ईजी हो जाएगा। 354 इंटू ₹13 क्यों करा मैंने, क्योंकि NAV एज ऑन 31 दिसंबर 2010 यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, 13 रुपए के हिसाब से अभी देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4602। अब मैंने स्टार्टिंग में कितने लगाए थे, वैल्यू ऑफ 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स मैंने कितने ली थी, 12.25 में, ओपनिंग NAV 12.25 में। ठीक है, तो 300 यूनिट्स मैंने स्टार्टिंग में लगाए, कितने थे, 3675। अब मेरे पास कितने हो गए, 4602। तो 4602 माइनस 3675, सेम वही रिटर्न्स का फॉर्मूला है,
25.224 मेरा आ रहा था, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन में लिख दिया 25.22%। डन डना डन। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है, सिर्फ फिगर्स चेंज कर रखी है, आप देख लो बेशक, डिट्टो सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। The following information is extracted from steady mutual fund scheme, ठीक है। The asset value at the beginning of the month 65.78, ये नेगेटिव साइंस नहीं है, मैंने मेंशन कर रखा है, नेगेटिव मत ले लेना इसको, ठीक है। बिगिनिंग की एसेट वैल्यू दे दी, एनुअलाइज रिटर्न पूरे साल की रिटर्न दे दी, डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, क्या क्या इनकम दे रखी है, कैपिटल गेन, ठीक है, हाँ 0.50 और 0.32, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मंथ एंड एनएवी, मतलब क्लोजिंग एनएवी निकालनी है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करें कि लिमिट योर आंसर्स टू टू डेसिमल्स, मतलब 2 डिजिट तक ही रखना है। 0.591 आ रहा है तो 0.59 ही लिखना, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एनुअल रिटर्न मेरे को 15% दे रखी है, को मैंने नेगेटिव लिखे हुए थे, मेरा आंसर निकला, मैंने कट कर दिए थे, ठीक है, गलत है। जो बेसिक मिस्टेक्स हम सबसे होती हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है ताकि हमारे से एग्जाम में मिस्टेक ना हो। मंथली रिटर्न निकाल सकता हूँ क्या मैं, क्यों मैंने मंथली रिटर्न निकाली, क्योंकि यहाँ पे मंथ एंड एनएवी मांग रहा है, ठीक है। 15 को मैंने 12 से डिवाइड करा, 1.25%, तो वही मेरा रिटर्न का जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मैंने फॉर्मूला बताया, NAV1 माइनस NAV0 प्लस टी प्लस सी जी। NAV1 को मैं x मान लेता हूँ, मतलब क्लोजिंग NAV जो मेरे को निकालने भी है, एंड NAV है ना। बाकी सब, अब फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़ निकालनी है तो बाकी सब गिवन होनी चाहिए ना। रिटर्न मैंने निकाली 1.25, 65.78 गिवन है, डी गिवन है, सी जी गिवन है 65.78, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 65.78। अब मेरा 0.22225 कुछ आ रहा था, पर मैंने कहा कि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन कहा है तो मैं इसको 2 डेसिमल्स तक ही रखूंगा, ये लिख के मत आना, ये मैंने तुम्हारे लिए लिख रखा है, ठीक है। मंथ एंड एनएवी आ गई। अब मुझे कह रहा है सेकंड पार्ट में प्रोवाइड ए ब्रीफ कमेंट ऑन द मंथ एंड, कमेंट मांग रहा है कि एनएवी, अच्छा 65.78 मेरी पहले थी, 65.78 मेरी अब है, कोई चेंज है, नो, नो चेंज। अब देने को यहाँ पे ज्ञान बहुत सारा दे सकते थे, पर आईसीआई में सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो हम भी इतना ही लिखेंगे। स्टिल अगर किसी को रीजन वगैरह मेंशन करने की, हाँ, तो वो कर सकता है, पर ये जरूर लिख लेना कि कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड्स के फॉलोइंग एसेट्स दे रखे हैं, नैरोबी डाकर, यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, देखो म्यूचुअल फंड्स ने इसके इतने इतने शेयर्स ले रखे हैं, बहुत बढ़िया। मार्केट प्राइस कितना है वो भी दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स कौन इशू करेगा, म्यूचुअल फंड। उन्होंने हमारे को कितनी यूनिट्स दी, 10 लाख। शेयर्स हो कितने भी ले, क्योंकि ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये उसने हमें दी है, ठीक है। एक होता है इन्वेस्ट करना और एक हमने उनमें इन्वेस्ट करा है, तो ये तो मेरे को एसेट दिख रहे हैं भाई, अपने इन्वेस्टमेंट्स हो गई जो भी मेरी, ठीक है। उसके बाद उनकी अक्रूड एक्सपेंसेस है, ये लाइबिलिटी दिख रही है मेरे को 2.5 लाख की, अदर लाइबिलिटीज दिख रही है 2 लाख की, लाइबिलिटीज दिख गई, एसेट्स दिख के, एनएवी पर यूनिट निकालना आसान है ना, तो कर लेते हैं फटाफट। भाई जैसे मैं लाइनें खींच रहा हूँ रफ में, एग्जाम में ऐसे ही करके ना स्केल से लाइनें खींचने बैठोगे तो पेपर कोई और ही कर लेगा फटाफट। सेम मैंने कंपनी लिखी फटाफट, ज़्यादा मैंने दिमाग नहीं लगाया, कंपनी लिखी, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, मार्केट प्राइस लिखा, जो सेम लिखा होता सेम टेबल शेप दी। अब क्या मैं मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं, मेरे को निकालनी पड़ेगी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मैंने नोट्स में भी कहा था क्या चाहिए हमें, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नॉट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मैं क्या करूँ, मार्केट प्राइस सभी शेयर के अलग अलग होते हैं, अलग अलग है ना। मैंने शेयर से मल्टीप्लाई करा, इसकी मार्केट वैल्यू, शेयर से मल्टीप्लाई करा, इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई जी। मेरी कोई लाइबिलिटी है, हाँ जी है, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड अदर लाइबिलिटीज है, ठीक है, मैंने दोनों हटा दिए, मेरी नेट एसेट वैल्यू आ गई। सेम अगर मैं उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, मेरी एनएवी पर यूनिट आ जाएगी। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, काफ़ी आसान। चलो सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कंपनी, नंबर ऑफ शेयर सेम, यहाँ पे 2 ईयर कंपैरिजन चलेगा। ये मेरे को ओपनिंग लग रही है शायद, ये क्लोजिंग लग रही है, अभी देखते हैं इसको। क्लोजिंग तो नहीं होगी ये, फर्स्ट फेब की एनएवी और
सेकंड की एनएवी, मार्केट प्राइस ये चल रहे थे, नंबर ऑफ यूनिट्स ये रही। कैलकुलेट एनएवी ऑफ द फंड, एनएवी निकालनी है। तो एनएवी अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, ये सेकंड पार्ट का है। अज्यूमिंग वन मिस्टर ए, एक मिस्टर ए है, उसने एक चेक दिया म्यूचुअल फंड कंपनी को, अच्छा 30 लाख का इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो। द फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेजेस 8,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, उसने 8,000 शेयर्स खरीदे एम के 8,000, 30 तो पहले ले रहा था, 8 ले लिए, कितने पे लेगा वो, 312 पे ही लेगा, ठीक है। ओके, तो जितने भी बचे एंड द बैलेंस अमाउंट इज हेल्ड इन बैंक, 30 लाख में से 8,000 इंटू 312.4 जितना भी है उसको मल्टीप्लाई करके जितना भी मैंने इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड ने, उसके बाद जितने बचे उसके वो बैंक में है। तो पोजीशन क्या है फंड की, इसको मैंने रेड मार्क कर रखा है क्योंकि मुझे बताना है कि पोजीशन। और थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एनएवी निकालो अगर 2 फरवरी की, न्यू एनएवी। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे ओपनिंग वाली मांग रहा है, मतलब 1 फरवरी वाली मांग, ठीक है। तो मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। सेम वही मैंने फटाफट टेबल बना दी, मार्केट वैल्यू निकाल ली, और यहाँ कोई लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज तो कुछ नहीं है, तो नेट एसेट्स मेरे वही हो गए, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करा मैंने, 78.8366 आ रहा था मेरा, तो मैंने उसको अप्रोक्सीमेट करके 78.84 कर दिया। डियर चेकर, जो आपको चेक करना है आप वो चेक करो। यहाँ पे कुछ मेंशन था कि 2 digits तक रखना है, नहीं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। से पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ द फंड क्या है, जो पैसे आए, जैसे 8,000 शेयर और ले लिए एम लिमिटेड के, 30 + 8, अब 38 हो चुके हैं, प्राइस वही रहेगा, मार्केट वैल्यू निकाली, प्लस यहाँ पे ये मत भूल जाना, देखो मैंने कैश हाईलाइट कर रखा है, कैश भूल जाओगे आप, कैश 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 बचा भी तो है, 30 लाख आए थे ना टोटल, तो कैश कितना हो गया, 30 lakhs माइनस जितने के मैंने शेयर्स लिए, 8,000 जितना बच गया वो मेरे पास कैश पड़ा है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द फंड क्या होगी, सो पोजीशन मांगने का मतलब ये पूछ रहा है कि मेरे से एनएवी क्या है मेरी, और मेरे पास यूनिट्स कितनी है, एनएवी तो ये रही, और म्यूचुअल यूनिट्स कितनी है, 503 जितना भी आया उसको मैं अगर अपने 78.8366 जो मैंने निकाला था एनएवी पर यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी यूनिट्स पता चल जाएंगी। अब हमारे पास यूनिट्स है 638053 या 54, दोनों में से जो मर्जी लिख देना, ठीक है। पार्ट 3, न्यू एनएवी निकालनी है, ये भी निकल जाएगी, 38 चल रहा है। बस यहाँ पे ये याद रखना कि मार्केट प्राइस स्टार मार्क कर रखा है, यहाँ पे 2 फरवरी वाले लेना, 2 फरवरी, ये वाले, ये सारे ले ले, हो गया हमारा आंसर, डन। मार्केट प्राइस ले ली, यूनिट्स मैंने सेकंड पार्ट में निकाली थी, 53 लेना, 54 ले लो, प्राइस यही आएगा 82.86 पर यूनिट, डन। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सेम है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल देख लो, कुछ कवर कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, स्टिल अगर कोई डाउट आए तो वहाँ पे मुझे शेयर कर देना, मैं आपको आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा, बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन इन नंबर 11 की तरह, सिर्फ फिगर्स चेंज कर रखी है, आप देख लेना, यहाँ पे जैसे 50,000 लिखा हुआ है, 5 लाख लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 ही करेंगे हम, नंबर 11 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम से आया नहीं है, इस बार आ सकता है। मिस्टर सिन्हा हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स एज पर डिटेल्स बिलो, ठीक है। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी थी तीनों की, अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्ट कितना करा है वो भी दे दिया, एंट्री डेट पे मतलब ओपनिंग यानी भी 10.53, 5 10 10, डिविडेंड रिसीव कितना हुआ 9500, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी का, एवी कितनी है 10.4, 10.10 और 9.80, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अफेक्टिव यील्ड ऑन एनुअल बेसिस, ये हमने नोट्स में पढ़ा था कि एनुअल रिटर्न मांग रहे हैं मेरे से, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच, बहुत है, बहुत आसान है, चलो सोल्यूशन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लीड, जो जो उसने कह रखा था ज्ञान मैंने वो ऊपर लिख दिया, सेम ऐसे ही मैंने ड्राफ्ट ऐसे फटाफट टेबल बनाई पेपर में, पर्टिकुलर्स लिखा, तीनों नाम लिखा,
सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट कितना करा है, 5 लाख, 1 लाख और 50,000 लिख दिया। ओपनिंग एनएवी कितनी थी, ओपनिंग एनएवी थी 10.5, 10 और 10। ये मैं किस लिए करा मैंने, क्योंकि मेरे को यहाँ पे यूनिट वो नहीं पता ना कि यूनिट्स कितनी है, तो मैंने सबसे पहले यूनिट्स निकाला। इन्वेस्टमेंट जितनी करी, कितनी एनएवी थी, ए डिवाइड बाई बी, यूनिट्स निकल गई मेरी। देखो अब यहाँ पे मेरी यूनिट्स 0.05 है, कोई बात नहीं, इसको मैं यूनिट्स को 0.05 में रखूंगा, ठीक है। उसके बाद पर यूनिट एनएवी जो मेरी 31/3/2009 को है, मतलब क्लोजिंग वाली 31/3/2009 को 10.4, 10.10 और 9.8, ठीक है, ये भी लिख दी मैंने। मतलब मैं अपनी टोटल एनएवी भी निकाल सकता हूँ कि कितनी है, हाँ जी निकाल सकता हूँ मैं। 47 पॉइंट, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10,000 को 10.10 से कर दिया, 5,000 को 9.8 से कर दिया, तो मेरी क्लोजिंग एनएवी, टोटल एनएवी निकल गई। अब मेरा एनुअल रिटर्न फॉर्मूला निकालने का क्या था कि जितना भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब जो मेरी ओपनिंग एनएवी है, ठीक है, उसको मैं अगर माइनस कर दूं किस में से, जो मेरी क्लोजिंग एनएवी है इसमें से, दैट इज ई माइनस ए, तो मेरी वो इंक्रीज या डिक्रीज निकल जाएगा। एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 है बेसिकली। तो इसको मैंने 495 को मैंने 5 में से माइनस करा, ओहो माइनस में आ गई, मैंने कहा था ना एनएवी माइनस में भी आ सकती है, नेट माइनस में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, फिर नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, 9500, 1500 और नील। टोटल यील्ड निकल गई, टोटल यील्ड मतलब मैंने अब तक कितना कमाया नेट, डिविडेंड प्लस दिस, ये भी निकल गया। नंबर ऑफ डेज, अब मेरे को इफेक्टिव यील्ड निकालनी है, तो पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैंने कमाया कितने दिनों में है। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालूंगा मैं, फ्रॉम डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट टिल 31/3/2009। मैंने इन्वेस्ट कब करा था, 1/12 को करा था, 1/1/2009 को करा था और 1/3 को करा था। तो मैंने डेज कैसे निकाले देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे करा है 1/1/12/2008, मतलब दिसंबर की 31 डेज, जनवरी के 31, फेब के 28 और मार्च के 31, सेम ऐसे ही जैन फेब मार्च और मार्च के, तो ये इतने डेज के हैं। और मेरे को इफेक्टिव यील्ड निकालनी है, तो मैंने क्या कहा था कि जितनी मेरी रिटर्न आई उसको मैं इनसे डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल 4732.112 डिवाइडेड बाय 5 लाख, जितना मैंने रिटर्न कमाया, डिवाइड बाय मैंने 121 करा, मल्टीप्लाई मैंने डेज करा 365, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कितने डेज लेने हैं, तो 365 ही लूंगा मैं, इन 200, तो मेरी परसेंटेज में आ गई है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मे 22 या मे 21 आई गेस, उसमें रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, तो बहुत टाइम से आया नहीं है, अब आ सकता है। सर वाई हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड्स, वाई ने 3 म्यूचुअल फंड्स लिए, बहुत बढ़िया। सेम वही अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कितना लगाया, एनएवी ओपनिंग कितनी दे रखी है, डिविडेंड इसको कितना मिल चुका है, ये क्लोजिंग एनएवी होगी। इफेक्टिव यील्ड पर है ना, मतलब एनुअल रिटर्न इसको दे रखी है 9.66 माइनस, तो फिर मिसिंग क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। अच्छा इन्होंने कह दिया कि 365 लेना है, ठीक है हम 365 ही लेंगे। मिस्टर वाई हैज़ मिसप्लेस द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे ये सब निकाल के दो, ओके। नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ, टोटल एनएवी बताओ, टोटल यील्ड बताओ, नंबर ऑफ डेज बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी मैंने कहा था कि अगर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता है मेरे को कि मैंने कितने इन्वेस्ट करे हैं टोटल, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख दिए, 10 लाख दिए टोटल, और उस टाइम एनएवी 10.30 चल रही थी, तो मैं उसको उससे डिवाइड कर दूंगा, मेरी यूनिट्स निकल जाएंगी। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10.30, अप टू 2 डेसिमल्स रखा है मैंने यूनिट्स को, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल्स, अप टू 2 डेसिमल्स याद रखना है। मैंने यहाँ पे साइड में बेसिक सा फॉर्मूला लिख दिया कि इन्वेस्टमेंट अपॉन एनएवी 0, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया म्यूचुअल फंड एक्स की वाई। काफी इजी क्वेश्चन, पक्के 2 नंबर। टोटल एनएवी बताओ, एनएवी निकालनी है, तो फिर मेरे को एक तो क्लोजिंग एनएवी, यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लोजिंग एनएवी से, और डिविडेंड प्लस कर दूंगा टोटल एनएवी,
10.25, 10 और 10.20, 10.25, 10 और 10.20, 10.25। टोटल एनएवी क्लोजिंग वाली मांग रहा है। टोटल यील्ड, यील्ड का मतलब क्या है, कितना मेरा फायदा हुआ। तो सबसे पहले तो एक तो इंक्रीज या डिक्रीज, एक तो हमें कितना हुआ। 199 मेरी अब हो चुकी है, 2 लाख मेरे पहले थे। 396 मेरी अब हो चुकी है, 4 लाख मैंने लगाए थे। 204 मेरी अब हो चुकी है, 2 लाख मैंने लगाए थे। एक तो एनएवी का फायदा हुआ मेरे को, एनएवी बढ़ी या कम हुई। एंड मुझे जो एक्चुअली में रिसीव हुआ वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास टोटल यील्ड आ गई। टोटल यील्ड आईसीआई में इन्होंने क्या कर रखा है, वो म्यूचुअल फंड वाइज नहीं, वो टोटल भी मांग रहा है। और टोटल भी निकाल के दे देंगे भाई। ये रही डिवाइडेड बाय मैंने टोटल इन्वेस्ट कितने करे, 8 लाख इंटू 100, 1.258 आ रही थी अप्रोक्सीमेशन, 1.26%। ठीक है। और इसका पार्ट 4 कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड करी है, सेम ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 11 में करा था मैंने, उसी फॉर्मूले को यूज करके सेम निकालता हूँ मैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी करी, मैंने लिख दिया। यील्ड मैंने कितना कमाया, ये मैंने लिख दिया, जो मेरा पार्ट 3 से निकला है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने नंबर ऑफ डेज जितने के लिए हेल्ड करी वो एक्स वाई और जी था। तो इफेक्टिव यील्ड का फॉर्मूला क्या होता था मेरा, कि जितनी मेरी यील्ड आई 5029 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 लाख, या फिर मेरी रिटर्न जो आई परसेंटेज में, जिसको मैं क्या करता था, रिटर्न जो मेरी आती थी उसको मैं नंबर ऑफ डेज जितने मैंने ली उससे डिवाइड करता था, और 12 या 365 यहाँ की मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल, इंटू 100 कर दूंगा क्योंकि वो परसेंटेज में नहीं है। 9.66 इन्होंने यहाँ पे एक गिवन क्यों दे रखी थी, एनुअल रिटर्न गिवन इसलिए दे रखी थी ताकि मैं डेज निकाल सकूं इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में, सॉरी 10 में, यहाँ पे डेज मैंने निकाल लिए थे। ठीक है। और यहाँ पे डेज गिवन नहीं है, यहाँ पे एनुअल रिटर्न गिवन है। सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे मैं डेज की वैल्यू पुट कर दूंगा और एनुअल रिटर्न की वैल्यू पुट कर दूंगा और डेज निकाल लूंगा। एनुअल रिटर्न क्या है, इफेक्टिव यील्ड का है 9.66। सेम वही एक्स, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, 95.01 आ रहा था जी मेरा। तो डेज तो अप्रोक्स होते नहीं पॉइंट्स में, तो 95 डेज। यहाँ मेरा 0.99 आ रहा था, तो मैंने इसको 31 डेज माना। और 68 आ रहा था तो 68 डेज हो। तो अगर मैं अपने डेज से, फॉर एग्जांपल 31 मार्च जब भी है, उससे अगर मैं 95 डेज पीछे जाऊंगा तो मैं 26 दिसंबर या 27 दिसंबर, इनमें से कुछ भी आंसर हो सकता है। दोनों ही ठीक है। सेम ऐसे ही 28। अब 31 मार्च को अगर मैं 35 डेज हटाऊं तो मैंने इन्वेस्ट कम करा, 28 को करा होना चाहिए, पर अगर किसी ने 1 मार्च का रखा तो शायद वो भी ठीक है, पर आईसीआई। ठीक है। नंबर 13 पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम से ये भी नहीं आया, इसको भी कर लेते हैं। मिस्टर एक्स ऑन 1/7/2007 को एक इनिशियल ऑफर था, 10,000 यूनिट्स देंगे 10 रुपए की। ठीक है। 31 मार्च 2008 को इन्होंने डिविडेंड दिया 10%। मिस्टर एक्स ने फाउंड करा कि एनुअलाइज यील्ड मतलब एक साल की 153.33% है। ठीक है। सॉरी, 31 मार्च 2009 को 20% डिविडेंड भी मिल गया, 1, 2 और एक 3 साल, 3 साल की बात कर रहे हैं। 31 मार्च 2010 को उसने क्या करा, मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंस यूनिट्स। मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 10,000 थी, फिर वो कह रहा है कि 11296। इसका मतलब क्या हुआ, परचेज की तो बात करी नहीं कि और यूनिट्स लिए हैं, तो इसका मतलब में हिंट दे रखा है कि हैंट ऑल डिविडेंड इज री, डिविडेंड उसको मिलता गया ना, उसने री इन्वेस्ट करा जब उसकी एनुअलाइज यील्ड थी 73.5। कह रहे एनईवीज निकालो 31 मार्च 2008 को, 2009 को, 2010, स्टार्टिंग से 2007 से 8। सबसे पहले ऑन 1 जुलाई 2007 को यूनिट्स जो इन्वेस्ट करी 10,000 की थी, 10 रुपीज की थी, बेसिक चीजें मैंने लिख दी, इन्वेस्ट कितना ऑन 31 मार्च 2008
डिविडेंड भी मिला है 10% और यील्ड भी दे रखी है 153.3। तो सबसे पहले मैंने लिखा एनुअलाइज रेट मतलब 12 मंथ की, एनुअलाइज मतलब 12 मंथ्स की 153.33। हेंस पर मैंने, एक सेकंड, पर मैंने तो इन्वेस्ट तो 1 जुलाई को करा था, तो मेरे पास कितने 9 महीने क्यों नहीं चाहिए? तो 1 जुलाई 2007 से 31 मार्च तक मैं देखता हूँ कि मैंने कितने कमाए। 153.33 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, ये 12 साल की थी, मैंने इसको 12 से डिवाइड करा, 9 से मल्टीप्लाई करा, मतलब जितने भी ड्यूरिंग द पीरियड मैंने जब तक होल्ड करा फर्स्ट ईयर 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, तो मैंने 115% की रिटर्न कमाई। ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जितना भी मैंने इन्वेस्ट करे थे, मतलब 1 लाख तो मेरे थे ही जो मैंने इन्वेस्ट करे थे, प्लस 1 लाख का मैंने 115% और कमा लिया। मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट्स की? 215 होगी। ठीक है, इसमें से मेरे को डिविडेंड कितना मिला था? डिविडेंड डिविडेंड एनएवी निकालने के लिए डिविडेंड माइनस करो पहले, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 10%। 10% किसका? फेस वैल्यू का। 10,000, 1 लाख का 10%, 10,000। एनएवी कितनी आ गई? 205 डिवाइड बाई 10,000, तो एनएवी मेरी निकल गई 20.50। हेंस ये डिविडेंड जो मिला, ये मैंने री इन्वेस्ट करा है एडिशनल यूनिट्स एक्वायर करने के लिए। तो 10,000 डिवाइड बाई 20.50, मतलब मैंने कितनी यूनिट्स और ले ली? 487.80। तो मेरी टोटल यूनिट्स कितनी होगी? 10,000 मेरे पास थी, 487 मैंने और ले ली, तो 10,487.80 यूनिट्स मेरे पास और होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओ, 31 मार्च 2008 की एनएवी तो मेरी निकल गई 20.50। डन हो गया जी। उसके बाद 31 मार्च 2009 को 20% का डिविडेंड और मिला है। ठीक है, डिविडेंड कितना मिला है? जितनी भी मैं यूनिट्स ले रहा हूँ उसकी फेस वैल्यू का 20% डिविडेंड निकाल लिया मैंने। एज देयर इज नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ईयर। अच्छा, ये मास्टर पॉइंट है तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा गया, या इसे ही मैंने लिखा हुआ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा 2009-10 में। 2009-10 में यहाँ जब वो कह रहा है कि रिडीम करेंगे 31 मार्च 2000, यहाँ पे कोई भी डिविडेंड नहीं मिला। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी एनएवी यहाँ आई थी वही मेरी एनएवी 2009 में भी होगी, क्योंकि कुछ इन्वेस्ट तो हुआ ही नहीं, तो डिविडेंड मिला नहीं तो वैल्यू सेम रही है। तो इसका मतलब है देर इज एज देर इज नो डिविडेंड, तो मैं कह सकता हूँ कि द क्लोजिंग यूनिट्स आर सेम इन ईयर 2008 टू 9 में और 9-10 में यूनिट सेम है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं एन ए वी बी एक्स। मैं कह रहा हूँ कि एन ए वी एक्स है फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या, कि मतलब ओपनिंग मेरी कितनी थी? 10,487.80 मैंने अभी निकाला, 10,487.80 प्लस जितनी मैंने एडिशनल यूनिट इशू करी, एडिशनल यूनिट कितनी इशू करी? 20,975.60 डिवाइड बाई एक्स, और क्लोजिंग, क्लोजिंग में कौन सी लूंगा? 1,296.11, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 31 मार्च 2010 में जो यूनिट्स थी वो 2009 में सेम यूनिट्स रहेंगी, क्योंकि कुछ डिविडेंड नहीं रिसीव हुआ जो इन्वेस्ट करता जो मैं पैसे मिलते। ठीक है, सेम अप्रोच मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं, तो उससे मेरी वैल्यू निकल गई 25.9499, अप्रोक्सीमेशन में 25.95 आ गई, एनएवी निकल गई। सेम ऐसे ही अब मैं 31 मार्च 2010 को निकालता हूँ, वहाँ पे एनुअलाइज यील्ड कितना था? 73.52% साल का। पर 31 मार्च 2010 को मैंने 1 जुलाई 2007 में शुरू करा था, तो 9 महीने, फिर उसके बाद 1 साल, तो 2 ईयर्स और 9 मंथ्स, मतलब टोटल कितने मंथ्स हो गए? 2 ईयर 9 मंथ्स, 12 2 24 और 9 33 मंथ्स की होगी। तो एनुअलाइज यील्ड कितना था? 73.52 जो गिवन है। ये मेरे को 12 मंथ्स का दे रखा है, और अब तक मैंने, मेरे को कितने मंथ्स हो गए? 33 हो गए। मैंने अब तक कितना कमा लिया? 202.18, मतलब 1 लाख मैंने लगाए थे, अब तक उनकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 लाख प्लस दिस अमाउंट जो मैंने रिटर्न कमाया 302,180। तो एन ए वी मेरी एज ऑन 31 मार्च 2010 कितनी होगी? दिस डिवाइडेड बाई जितनी मेरी क्लोजिंग यूनिट्स थी 26.75। ठीक है,
थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, पर अगर आपने एक बार इसकी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिटेल्ड मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई इश्यू आए तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना कि क्या इश्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो हम निकाल रहे थे, ना होल्डिंग पीरियड रिटर्न, यहाँ तक मैंने कितनी निकाली होल्डिंग पीरियड रिटर्न, मैंने कितनी आई 115% 9 महीने की। तो यहाँ पे पहले से गिवन है ये चीज़ें, और इजी बना रखा है। मैंने मुश्किल वाला क्वेश्चन करा दिया है, गेम ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न 202.17% दे रखी है, ये निकाली थी 202.17%। हमारी वेरिएंट थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी कर रखा है सेम, तो आपसे ये भी हो जाएगा, सेम आंसर आएंगे 26.75 ही आएगी। नंबर 15 सेम हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा। सेम वही है ना जिसमें यूनिट से रखी थी, डिविडेंड मिला, कैपिटल गेन मिला, क्लोजिंग एनएमई निकालो, रिटर्न निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन है सेम, सेम क्वेश्चन नंबर मैंने सॉल्व कर दिया सेम जैसे हम रिटर्न, बस एक कंक्लूजन मांग रहे हैं इसमें, तो कंक्लूजन भी लिख देंगे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व कर रखा है मैंने, प्लीज अपने आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 एबीसी म्यूचुअल फंड ने इशू करे 20 लाख यूनिट्स एट 10। एबीसी ने इशू करे 20 लाख, बस 20 लाख इंटू 10 2 करोड़ रुपए आ गए होंगे। रेलेवेंट इशू एक्सपेंसेस इनिशियल एक्सपेंसेस सॉरी इनिशियल एक्सपेंसेस खर्चा कितना हुआ 12 लाख, और इन्होंने पोर्टफोलियो कितना रेस करा 185 का। मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पास 2 करोड़ आए थे, उसमें से 12 लाख का खर्चा हो गया और 185 का इन्होंने पोर्टफोलियो खरीदा है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स होगी। फिर भी बैंक बैंक बच के पैसे इनके पास बैंक में या कैश में, जैसे भी कह लो आप। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी इशू करी 20 लाख इंटू 10, 200 लाख कह दिया या 2 करोड़ कह दिया। ओपनिंग बैलेंस बैंक बैलेंस कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट्स में से पोर्टफोलियो माइनस कर दिया मैंने जितना भी खरीदा, इनिशियल एक्सपेंसेस जो भी मैंने करे, ओपनिंग बैंक बैलेंस 3 लाख लिख दिया भाई, ठीक है। आगे चलो। ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल 2012 इसने डिस्पोज ऑफ मतलब बेच दी सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉस्टिंग 60 लाख फॉर 63 लाख, 63 लाख के बेच दिए। तो हमने एनएमई में पढ़ा था जितने का ही मैं बेचूंगा सेल ऑफ सिक्योरिटीज वो यहाँ आएगा 63, एंड यूज द प्रोसीड्स इन परचेजिंग सिक्योरिटीज फॉर 56 lakhs। ओके, इन्होंने फिर खरीदी क्या है 56 lakhs की, तो वो माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज परचेज या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे मर्जी लिख रहा हूँ 56। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 was 8 lakhs, out of which 10% was in arrears। 8 लाख का 10%, जो मेरे हिसाब से मेरे को ओपनिंग में से माइनस करना चाहिए, पेड एक्सपेंसेस पेड एक्सपेंसेस पेड ओपनिंग वाले में से माइनस करना चाहिए मुझे, जितना भी मैंने एक्सपेंसेस पे करे, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पेड, वो ओपनिंग में से माइनस हो जाएगा, ओपनिंग में से माइनस हो जाएगा। 8 लाख का 90% 7.2 हो गया, ठीक है जी। हालांकि 10% मेरी लाइबिलिटी है, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा जब मैं क्लोजिंग बैंक बैलेंस आएगा उससे एडजस्ट करूंगा। इन अप्रैल 2012 द फंड अर्न डिविडेंड अमाउंटिंग टू 2 lakhs एंड डिस्ट्रीब्यूट 80% ऑफ इट्स रियलाइज्ड अर्निंग। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कितना करा है, पहली बात तो इनको मिला कितना है 2 लाख, डिविडेंड रिसीव मैंने इनकम में ऐड कर दिया 2 लाख, जिससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और इतना डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया 80% ऑफ द रियलाइज्ड अर्निंग्स। रियलाइज्ड अर्निंग्स का मतलब यहाँ पे है जितना भी उसको रियलाइज हुआ, तो मतलब डिविडेंड मिला वो भी रियलाइज है, और जो ये इसने सिक्योरिटी बेची थी 63 की, उसमें मतलब 60 की 63 की बेची, मतलब 3 लाख का कैपिटल गेन था, उसका भी 80% देंगे।
ये पॉइंट है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा 2 का 80%, और कैपिटल गेन कितना डिस्ट्रीब्यूट करा 3 का 80%, मतलब 2। क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना आ गया 68 माइनस 67.20, 0.80 आ गया। क्लोजिंग मार्केट मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो का हमने यहाँ पे दे ही रखा है, मार्केट वैल्यू 198 हो गया, वो भी हमारे को क्लोजिंग चाहिए होता है। क्लोजिंग बैंक बैलेंस, क्लोजिंग मार्केट वैल्यू, और उसके बाद मेरी लाइबिलिटीज कितनी थी, एरियर्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये मत भूल जाना, देखो मैंने स्टार मार्क कर रखा है इसको, कि 8 लाख में से 90% तो पे कर दिए थे, ये लाइबिलिटी माइनस होगा, क्लोजिंग एनएवी आ गई, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, क्लोजिंग एनएवी पर यूनिट निकाल लो, एनएवी तो निकल गई। उसके बाद में वो कह रहा है एक मिस्टर प्रकाश है, एक इन्वेस्टर है जिसने 100 यूनिट ली थी, सेम उसने बेची तभी है, तो उसकी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, पहले तो उसकी मंथली रेट ऑफ रिटर्न, उसमें मंथ ने कितना कमाया उसके बाद देख लेंगे एनुअल रिटर्न कितनी है। सबसे पहले मैं आकाश जो है वो 100 यूनिट्स ले रहा था, उसके बाद कैपिटल गेन पर यूनिट उसने कितना कमाया, मतलब कितना हो गया 2.4/20, मतलब 0.12 पर यूनिट। डिविडेंड कितना पर यूनिट मिला है 0.08 पर यूनिट। तो NAV 1, मतलब जो मेरे क्लोजिंग निकली है 9.9, NAV 0 मतलब 10। यहाँ पे जो मैंने रिटर्न्स निकाला, सेम जो रिटर्न्स का फॉर्मूला हम यूज़ करते थे सेम मैंने उसमें निकाल दिया कि मैंने रिटर्न कितनी कमाई 1%। ये मेरी ये मेरी मंथ वाइज है, क्योंकि मंथ की अर्निंग्स लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। पर मेरे को नहीं यहाँ पे निकालनी क्या थी, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, तो मैं इसको क्या करूँगा 12 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग ऑफ मिस्टर आकाश वुड बी 1% इंटू 12%, ठीक है। 17 Sun Moon Mutual Limited sponsored open-ending equity-oriented scheme Chanakya Opportunity Limited. There were 3 plans. A, dividend reinvestment, मतलब जितना भी डिविडेंड मिलेगा वो रीइन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बोनस प्लान मतलब बोनस शेयर्स वगैरह मिलेंगे। ग्रोथ प्लान मतलब कि जितनी भी मेरी ग्रोथ हो जाएगी ड्यूरिंग द फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे रिटर्न्स हो जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द इनिशियल एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक इशू 3 इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने प्लान चूज करा बी, सी और ए, ठीक है। 1 लाख इन्वेस्ट करे हैं कि इन्होंने प्लान का कुछ दे रखा है कि प्लान ए में इस डे एनएवी कितनी थी, प्लान बी में कितनी थी, प्लान सी में कितनी थी, एज ऑन डेट फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम में मैं डिविडेंड वाला कॉलम देखूंगा, बोनस वाली स्कीम में मैं बोनस वाला कॉलम देखूंगा, ठीक है। और ग्रोथ वाली में तो सिर्फ मेरे को क्लोजिंग वाली देखनी है। ऑन 31st July ऑल 3 इन्वेस्टर्स रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट्स। 31 जुलाई को इन्होंने सारी यूनिट्स रिडीम कर ली। एनुअल रिटर्न निकालो, और कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब यहाँ पे अपना इनकम टैक्स की मत करना ही, ये तो टैक्सेबल होता है शेयर्स ये वो 20% के हिसाब से, प्लीज जो क्वेश्चन ने दे दिया वही वही मानना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 10% के हिसाब से मानना है, टैक्सेबल होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है STT 0.2%, जब भी हम सेल करेंगे या रिडीम करेंगे तभी लगेगा, परचेज पे नहीं है मतलब। ओके, लेट्स स्टार्ट। 3 प्लान है, तीनों प्लान में हमारे को ये बताना है कि एनुअल रिटर्न कितनी आएगी। सबसे पहले मेरे को जो लग रहा है कि प्लान सी से करते हैं, ग्रोथ प्लान, तो सबसे ईजी है। पहले प्लान सी करेंगे, फिर प्लान बी करेंगे, फिर प्लान ए करेंगे, कैसे भी कर सकते हो, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने फटाफट लिख दिया कि इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। प्लान सी से शुरू करा मैंने। सबसे पहले प्लान बी रिडम्पशन वैल्यू, मतलब मैं सेल कितने में करूंगा, 10,000 यूनिट्स थी मेरे पास, 1 लाख रुपए मैंने लगाए थे, 10 फेस वैल्यू थी, मतलब 10,000 थी। जब मैंने रिडीम कब करे मैंने रिडम्पशन कब करा, 31 जुलाई 2009। उस दिन मेरी वैल्यू चल रही थी 82.07, ठीक है, 82.07। STD मैंने कितना पेड करा, @2%। यहाँ मैंने गलत लिख रखा है, 2% नहीं 0.2% होगा, इसको ठीक कर लेना। 0.2% मेरा 1641.40 आ रहा है, मैं एक बार कैलसी पे चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यही आ रहा है, तो यहाँ पे 0.2 कर लेना, ठीक है।
तो नेट अमाउंट कितना मेरे को रिसीव होगा, क्योंकि मैंने रिडीम करी है, तो ये 2% एसटीडी कट गया। नेट अमाउंट कितना रिसीव होगा? क्या यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, शॉर्ट टर्म में सेल ही नहीं करी कुछ भी, ये तो पूरे 9-10 साल बाद भी किए। इन्वेस्टमेंट, अब नेट ऑफ टैक्स में वो कितने मिल रहे हैं? 819। इन्वेस्ट मैंने कितने करे थे? 1 लाख, मतलब मैंने कमाए कितने? 719। 719 मैंने कमाए 1 लाख रुपए लगा के, मतलब मेरी रिटर्न परसेंटेज ये होगी इंटू 100। अब मैं डिवाइड एनुअल एवरेज रिटर्न, मतलब एनुअल रिटर्न निकालनी है, मतलब मैं मल्टीप्लाई तो 12 से करूंगा। एनुअल रिटर्न निकालनी है तो मतलब मैं मल्टीप्लाई तो 12 से करूंगा, डिवाइड किससे करूंगा? जितने पीरियड के लिए मैंने होल्ड करी है। मैंने होल्ड कितने के लिए करी है वो मैंने यहाँ पे निकाला, 124 मंथ्स के लिए होल्ड करी है मैंने। कैसे? 1999 से शुरू करा था मैंने। कब से शुरू करा था? 1 अप्रैल 1999 से, ठीक है। तो 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने, 1999 से 2009 तक 12 महीने हो गए, और 31 जुलाई के 4 महीने और हो गए, तो 112 × 10 120, और 124 मंथ्स की। फिर मेरा 69.5864 आ गया, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेट करके कह दिया कि 69.59% है। बहुत प्लान डन। फटाफट इसको करते जाएंगे, लंबा क्वेश्चन है ये तो। प्लान बी में बोनस शेयर्स मिले हैं, ठीक है। तो बोनस शेयर्स में सबसे पहले तो लिखो डेट, ठीक। एक तो स्टार्टिंग की डेट जब मैंने लगाया, ये बोनस में भी लिख लूंगा, डिविडेंड वाले में भी लिख लूंगा। 1/4/1999 मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद बोनस शेयर्स मेरे को कब कब इशू हुए हैं? एक तो 5:4, 1:3, 1:4। 31 मार्च 2004 को, 31 मार्च 2008 को, 24 मार्च 2009 को। ये लिख दूँ? ये लिख देते हैं, बाकी तो मैटर करती ही नहीं, मुझे क्या पता डिविडेंड कब मिला, मेरे को तो बोनस यूनिट्स मिलेंगी। तो स्टार्टिंग में मैंने करा यूनिट्स, मेरे को बोनस यूनिट्स कितनी मिली, टोटल कितनी हुई, और एनएवी कितनी थी, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे फटाफट डेट वही चेप ली, वहाँ पे मैंने साइड में लिख लिया कि कितने कितने इशू हुए हैं, तो 10,000 इंटू 5/4। अब फिर मेरी 10 थी उस दिन, ये वाला मेरा कॉपी पेस्ट है। 31, 20 और 99.95। 31, 20, 19.9। क्लास में मेरे पास 37,500 यूनिट्स आ गई, जो मेरी कितने में गई? 22.98, ठीक है। एसटीडी मैंने पे कर दिया 0.2%। नेट अमाउंट मिल गया मुझे। अब क्योंकि मेरी यूनिट्स कुछ हैं जो 24 मार्च 2009 में थी, मतलब 7500 यूनिट्स जो मेरे को इशू हुई थी, वो मैंने 1 साल से पहले बेच दी, तो उस पर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एट द रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्सेबल एट द रेट 10%। 10% पे मैं लगा देता हूँ। 7500 यूनिट्स इंटू मेरा सेल प्राइस कितना था। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है? स्टार मार्क कर रखा है, क्योंकि 31 जुलाई को जो वैल्यू गई है 22.98 गई है, उसमें से मेरे को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा 0.2, जो मैंने माइनस कर दिया सेल पर, सेल में से माइनस 19.95। उस दिन जो मेरी एनएवी चल रही थी, टेबल बनाने का फायदा यही है, इसलिए इनटू यूनिट्स कर दिया मैंने, जो उसका मेरा 22,350 आया, उसका मैंने 10% करा, और तो वो आया 223। नेट ऑफ टैक्स मैंने कर लिया इन, और उसमें से इन्वेस्टमेंट मैंने माइनस कर दी, मेरा नेट गेन निकल गया। सेम नेट गेन को मैंने 1 लाख से डिवाइड करा, 12 से मल्टीप्लाई करा, 124 से डिवाइड करा, सेम मेरा 73.33% यहाँ निकल रहा है। वहाँ मेरा कितना निकला था? 69। यहाँ 73 निकला है, मतलब बोनस वाला बेटर है अभी तक तो। अब प्लान ही देख लेते हैं फटाफट। प्लान है। आप इसको पेपर में भी ऐसे ही वर्टिकल ना करने की जगह हॉरिजॉन्टली करना है, क्योंकि प्लान ए कौन सा है? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मेरी ओपनिंग डेट 1/4, मैंने डेट का कॉलम डाल दिया जी। डिविडेंड मुझे कब कब मिला है? 20, 40, 25, 40, 20, 70, 40, 25, भाई डेट मैंने वहां से लिखी।
डिविडेंड री इन्वेस्ट मैंने कितना करा, एनएवी कितनी थी, यूनिट्स मेरी निकल जाएगी अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, ए को बी से। अप टू 2 डिजिट्स रखा है मैंने यूनिट्स को यहाँ पे भी, और क्लोजिंग यूनिट्स मैंने हर एक में निकालने हैं, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई करके मेरे को पता चलेगा कि मैंने रिडीम कितने करे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 14906 आ रही थी तो मैंने 14906 लास्ट में टोटल रिडीम कर ली, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट्स। अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके कह दे कि नहीं 14,000 में से 10,000 रिडीम करी थी, तो आप 10,000 को लेना। ठीक है, डन है। अब मेरी 10,000 यूनिट्स थी पहले, उस पर मेरे को 20% डिविडेंड मिला। 10,000 इंटू 10 इंटू 20% फेस वैल्यू पे, मतलब 20,000 मुझे मिला डिविडेंड। डिविडेंड जो मैंने री इन्वेस्ट करा कितने पे, 28/7 को मैं देखता हूँ मेरी एनएवी कितनी है। 28/7 को मेरी एनएवी चल रही है 30.70, तो 30.70 पे मैंने इन्वेस्ट करा। 20,000 डिवाइड बाई 30.70, 651.47। अब मैंने टोटल कर दिया, सिंपल। सेम ऐसे ही अगर अगर मेरे को अब डिविडेंड कम मिला है, 31 मार्च 2004 को 70%, तो मैं किसका लूंगा, जो मेरी क्लोजिंग चल रही है 10,651.47 का 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करा 70%। 70% था ना, यस 70%। 70% मैंने करा, और वो 70% करके उस दिन मेरी जो एनएवी चल रही थी, सबसे पहले एनएवी और ये डिविडेंड वाला और एनएवी वाला चेप लेना चाहिए। 58.42 से डिवाइड करा, यूनिट्स में ये होगी, क्लोजिंग यूनिट्स निकल गई। सेम उसी तरह इसमें भी रिडम्पशन वैल्यू 4906.16 इंटू 53.75। ठीक है, एसटीडी पे कर दिया 0.2%, अमाउंट रिसीव हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% हो गया, और 53.64 सेम जो भाई मैंने कहा था, ये मैंने कैलकुलेट ऐसे ही करा। 3.75 में से एसटीडी पे कर दिया, सेम ऐसे इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माइनस कर दिया, नेट में मुझे कितना रिसीव हुआ ये मैंने निकाला 67.64। यहाँ 67.64, 73, तो भाई बोनस प्लान बेस्ट है, पर इन्होंने मेरे से कंक्लूजन मांगा नहीं, तो मैं लिख के भी क्यों दूं, सिर्फ कहा था एनुअल रिटर्न निकालो, तो मैंने निकाल दी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 18 मेरे को इसकी तरह सेम ही लग रहा है, सिर्फ एक पॉइंट न्यू है इसमें। ये क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंड कंपनी ने दो प्लान है, डिविडेंड और बोनस वाला, चलो ग्रोथ वाला नहीं है। तो ऑन 1 अप्रैल 2005 मिस्टर के इन्वेस्टेड 2 लाख। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट होगी 10 रुपए, तो मेरी ओपनिंग यूनिट्स में पर यहाँ पे ओपनिंग एनएवी दे रखी है 38.20 और 35.60। मतलब मुझे यहाँ पर जो है मेरी यूनिट्स जो हैं वो ओपनिंग यूनिट्स को अलग आएंगी, कि 38.20 और 35.60 यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग यूनिट्स कितनी आई, 5235.60, यहाँ पे यूनिट्स कितनी आई 56। अब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगी, सेम वही बोनस प्लान में पहले मैंने डेट डाल दी, साइड में मैंने रेशियो लिख दी, फिर बोनस प्लान टोटल, फिर एनएवी पर भाई रिडेम्पशन करा, कोई टैक्स वगैरह मेंशन नहीं कर रखा, तो कोई टैक्स वगैरह यहाँ पे निकालना नहीं है। सेम यहाँ पे भी ऐसे कोई टैक्स वगैरह मेंशन नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा, आपसे प्लीज़ ट्राई कर लेना, आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप है ही, वहाँ पे मैसेज करना, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। 19 पे चलते हैं। एक म्यूचुअल फंड ने इशू करा 10 लाख यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच, कोई एंट्री लोड चार्ज नहीं करा, बहुत ही अच्छा करा। 50,000 ऑफ ₹100 ईच, 160 के हिसाब से। ठीक है, मार्केट वैल्यू दे रखी है 50,000 इंटू 160। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, अनलिस्टेड, लिस्टेड, 98 लैक्स मैंने लिख रखा है यहाँ पे। मेरे को यहाँ से पता चला कि इन्होंने इनको पैसे कितने मिले थे, 100 लैक्स। 10,000 इंटू ₹10, 10 लाख यूनिट्स इंटू ₹10, 100 लैक्स। 100 लैक्स में से 98 लगाए, मतलब मेरा बैंक बैलेंस पड़ा है अभी ओपनिंग बैलेंस में, क्या एसेट में दिखा दिया मैंने। उसके बाद ड्यूरिंग देयर डिविडेंड रिसीव हुआ 12 लाख रुपए, तो 12 लाख डाल दो भाई। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर्स एंड
10% डिबेंचर जो है कोट हुआ है 175 और 90 पे। सबसे पहले मेरे इक्विटी शेयर्स कहाँ हैं? 80 लाख। ठीक है। और उससे भी पहले एक चीज जो मुझे करनी चाहिए वो ये है, इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज वर रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू। इंटरेस्ट मुझे मिला है, तो क्या मेरे बढ़ेगा क्लोजिंग बैंक बैलेंस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो मैंने क्या करा, 7%, 8 7 56, 9 5 45, 10 5 50, तो भाई ये मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद कोई मैंने खर्चा पे करे देखो। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करे थे मैंने 5 लाख के, तो वो मैं माइनस कर देता हूँ। क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकल गया मेरा 10.51। ठीक है। इक्विटी शेयर्स अब 175% पे पहुंच चुके हैं, मतलब वो 100 रुपए की वैल्यू 175 रुपये, तो 50,000 इंटू 175 हो गया। ओके। 10% डिबेंचर्स जो है मेरे, वो 90% वैल्यू पे है। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो इसको भी 100 का मान लेता हूँ मैं। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 50,000 इंटू 450 हो जाएगी ये। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ मेंशन नहीं करेगा, फेस वैल्यू भी आ रही 8 लैक्स। तो मैं अनलिस्टेड के बारे में भी कुछ नहीं करेगा, तो सेम सेम ऐसे ही मैंने उसको फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करा, टोटल एसेट्स निकल गई मेरी, एनएवी निकल गई। अब मेरे से मांग क्या रहे? फाइंड आउट द एनएवी, जो मैंने निकाल दी पर यूनिट। ऑल्सो फाइंड आउट द एनएवी इफ द म्यूचुअल फंड है डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिविडेंड ऑफ 0.80 पर यूनिट। अगर ये 0.80 बांट देता, तब 0.80 इंटू यूनिट्स कितने ले रहे हैं? 10 लाख। 10 लाख इंटू 0.80, 8 लाख रुपए चले जाते एसेट्स में। माइनस कर दो, बच जाते। नंबर ऑफ यूनिट्स ये रही, ये पर यूनिट निकल गई। है इजी। ठीक है। इसी के जैसा ही सेम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जिसको हम फटाफट अभी कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द एनएवी। सेम एनएवी निकालो पर यूनिट। लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट, एक्स डिविडेंड दे रखे हैं, ठीक है, कैश इन हैंड दे रखा है, ये दे रखा है, एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह दे रखे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स दे दी 20 लाख। करंट रिलायजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स, पहले तो एक एक करके चलते हैं इस पे। पॉइंट्स देख लेते हैं नीचे क्या क्या दे रखा है। द लिस्टेड शेयर्स वर परचेज्ड व्हेन इंडेक्स वाज 1000। अब इंडेक्स चेंज हो चुका है, इंडेक्स मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग। जब हमने लिए वो 1000 था। इंडेक्स वगैरह, इंडेक्स मार्केट वगैरह, बीटा वगैरह रिलेटेड ये चीज़ें पोर्टफोलियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बस ये मान लो कि जब हमने परचेज करा तो इंडेक्स 1000 था। अब इंडेक्स 2300 हो चुका है। तो 1000 से मैं डिवाइड करूंगा और 2300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। 46 करोड़ हो चुकी है मेरी। कैश इन एंड 1.23। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो, अच्छा, इसके नीचे पढ़ लेते हैं हम। There has been a diminution of 20% in unlisted bonds and debentures। अनलिस्टेड वालों में 20% वैल्यू कम होगी। अनलिस्टेड वाले कहाँ है भाई? एक एक की 20% कम होगी, मतलब 80 पे पहुंच गए वो। ठीक है। 1 लाख नहीं आएगा यहाँ पे, 1 करोड़ आएगा ये। इसको ठीक कर लेना क्योंकि करोड़ में चल रही है। हो जाती है भाई मिस्टेक, ये देखो, ये भी ये एग्जाम्स में यही मिस्टेक होगी क्योंकि मैंने सीधा करा था ना ये। ओके। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स लिस्टेड वाले कहाँ है भाई? लिस्टेड वाले यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन होगा। वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स वो 8 लाख पहुंच चुका, 8 करोड़ पहुंच चुका। बढ़िया। और कुछ है सेट? हाँ, डिविडेंड अक्रू होना है, हाँ भाई डिविडेंड मिलना है। अमाउंट पे करना है, लाइबिलिटी है, माइनस करो इसको, 0.8 प्लस करो, 632 माइनस करो। एक्सपेंडिचर 0.75, ये भी लाइबिलिटी है। ओके।
और कह रहा है कि अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज को कॉस्ट पे दिखाओ। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज जो ये दे रखी है ना भाई, इसको कॉस्ट पे दिखाना है। यहाँ पे तुम्हारे को नीचे लिखा होगा कि करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज 106 है, पर नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कॉस्ट पे दिखाओ, तो कॉस्ट पे ही दिखाना है। तो कॉस्ट पे दिखा देते हैं, कितनी है इसकी, 4.5। 4.5 दिखा दिया मैंने, एसेट्स माइनस लायबिलिटी नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करा, मेरा आंसर आ गया। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप ट्राई करोगे एक बार तो आपसे हो। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन 1 अप्रैल एक ओपन एंडेड स्कीम थी म्यूचुअल फंड की, हैड 300 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग विद एनएवी रुपीज 18.75, ठीक है। एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इशूड 6 लाख यूनिट्स एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड। इन्होंने अप्रैल के एंड में 6 लाख यूनिट इशू करी, ठीक है, जिसमें लोड मिली है 2%, वो था ही डिविडेंड इक्वलाइजेशन एट द एंड ऑफ मे 3 लाख यूनिट्स रिडीम कर ली, वो भी एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ठीक है, 2% एग्जिट लोड काट के। एट द एंड ऑफ जून जो है 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल जून क्वार्टर द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। इन 3 मंथ्स में पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी मेरी, अप्रिशिएट हो गया 425 लाख से, इनकम मैंने कमाई 22 34 45। अब स्टेप वाइज बताओ कि इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इशू प्राइस क्या था अप्रैल एंड में, मे का रीपरचेज प्राइस क्या है, और एनईवी क्या है। स्टेप वाइज चलते हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है क्या और आया कैसे। फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, मैंने 1 अप्रैल को यूनिट्स ली, ठीक है। मैंने यूनिट्स ली 1000 यूनिट्स ली 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो मैंने 10,000 रुपये लगाए, एक तरह से ये मान लो मैंने 10,000 रुपये लगाए 1 अप्रैल को, और मुझे पता है कि डिविडेंड मिलेगा सितंबर दिसंबर के आसपास डिविडेंड मिलेगा, तो मैंने लगा रखे थे, तो मेरे को पता है कि डिविडेंड मिलेगा। उसी तरह मेरा ना अब एक फ्रेंड है, उसको पता चला कि इस यहाँ जहाँ इसने म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं ना, वहाँ पे इसको डिविडेंड मिलने वाला है। तो उसने भी क्या करा कि मैं भी उसकी यूनिट्स खरीद लेता हूँ, तो उसने भी यूनिट्स खरीद लिए। तो अब ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है और वो अभी जस्ट एंटर आया है, तो उसको और मुझे डिविडेंड सेम मिले, क्योंकि वो तो जस्ट अभी आया है। तो एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया जिसमें हमने कहा कि भाई तू अगर आ रहा है, मतलब मेरे फ्रेंड को, तू अगर आ रहा है और तुझे डिविडेंड का उतना शेयर चाहिए, तो तू ना डिविडेंड को इक्वलाइज कर, मतलब उतने पैसे तू लेके आएगा एक तरह से। जब भी तेरे को इशू करेंगे उसके साथ तू इतने पैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लेके आएगा, अगर तुझे डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन के पैसे अब लेके आते हैं एडजस्ट करने के बाद। तो सेम अगर कोई बंदा कोई छोड़ के जा रहा है, फॉर एग्जांपल अब मुझे सितंबर में डिविडेंड मिलने वाला था, मैंने जुलाई या अगस्त में ही मैंने छोड़ने का सोच लिया कि मैंने छोड़ना है। तो इसका मतलब मैं ये सोचूंगा कि नहीं, मेरा डिविडेंड चला गया, मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए। नहीं, उसी हिसाब से मैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन की जब तक के मेरे यहाँ तक के पैसे बनते होंगे उतने में पैसे लेके जाऊंगा, ठीक है। वो बेस्ड ऑन अर्निंग्स होता है। जैसे मैं स्टेप वाइज निकालेंगे कि इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी, जैसे फर्स्ट पार्ट में उसमें मैं बताऊंगा कि आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन के कितने पैसे लेके आने, कितने लेके जाने हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनकम अपने पास है कितनी, पहले तो ये बताते हैं यूनिट होल्डर्स को। पार्ट 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 21 21 21 21 21 ये रहा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरी अप्रैल की इनकम कितनी है। अच्छा, मैं यूनिट्स लूंगा, पर यूनिट लूंगा, फिर टोटल वाली लूंगा। यूनिट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि यूनिट्स में आ रही हैं और इशू हो रही हैं और रिडीम हो रही हैं, और पर यूनिट मेरे को निकालना पड़ेगा जो मेरे काम आएगा बाद में। 3 कॉलम बनेंगे, यूनिट्स का, यूनिट का और टोटल का। और यूनिट्स जो है ये लैक्स में है। तो जैसे टोटल में इनकम मेरे को कितनी आई, 22.950। मैंने सबसे पहले यहाँ लिख ली, टोटल में 22.950 यूनिट्स पे थी, ये 300 यूनिट्स पे थी, 300 यूनिट्स थी ना मेरे पास आउटस्टैंडिंग, तो मेरा पर यूनिट निकल गया, पर यूनिट, ठीक है। अब अप्रैल के एंड में ही हो रहा है, उसके दौरान तो मुझे कुछ नहीं मिला ना। तो अप्रैल के एंड में ही मुझे 6 लाख यूनिट्स जो है इशू हुई है, ठीक है। 6 लाख यूनिट्स और ऐड होगी,
अब यहाँ पे वो पैसे लेके आएगा, इनकम तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्टेड ऑन इशू, मुझे यहाँ पे कलेक्ट होगा। कितने रुपीज से कनेक्ट होगा? जो पर यूनिट मैंने निकाला था ना 0.765, उतने वो लेके आएगा। 6 यूनिट्स इंटू 0.0765 तो 0.49590, ये लेके आओ भाई। एक तरह से मतलब ये है कि जितना इनकम पर यूनिट अर्न करी है ना उसने, म्यूचुअल फंड ने, वो उनसे बटोर रहा है, ताकि अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो तेरा हिस्सा भी होना चाहिए उसमें। तो अब टोटल यूनिट्स मेरी 306 हो चुकी थी अप्रैल में, रेट मेरा वही था, इन दोनों इनकम को मैंने ऐड कर लिया। मई में क्या होता है? मई में मेरे को 34.425 लैक्स की और रनिंग्स होती है, ठीक है, मैंने डाल दिया। सेम अगर मैं इसको 306 से डिवाइड कर दूंगा तो यही आएगा, और 306 पॉइंट इनको प्लस कर देना और इनको भी प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ मई 3 लाख यूनिट्स रीपरचेज कर ली, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन, अब कोई छोड़ के जा रहा है तो मेरे को उससे डिविडेंड लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो मैंने उसको डिविडेंड इक्वलाइजेशन का शेयर दे दिया, 3 यूनिट्स के हिसाब से। उस दिन मेरा कितना चल रहा था? 0.1890 चल रहा था जब वो छोड़ के गया, तो 0.1890 से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो भाई तुम इतने लैक्स लेके ले लो मेरे से। अब मेरे नेट कितने बचे? 306 में से 3 यूनिट चलेगी, 303.1890 ही रहेगा, और 57.2670 आ गया मेरा। अब मई भी चला गया, जून में तो कुछ हुआ नहीं है, तो जून में कितनी इनकम मिली? 45.450, वो मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें। 303 यूनिट्स, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, इनको भी मैंने ऐड कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या कहता है कि जून एंड पे 70% ऑफ द इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, 70% बांट दो। 70% बांट देते हैं, जितने भी ये है 1027, ये जो भी है इसका 70% मैंने बांट दिया, इसका भी 70% कर लिया, तो 303 यूनिट्स पे पर यूनिट ये आ रही है, और टोटल मेरी ये बच गई इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बार ट्राई कर लेना, ये फर्स्ट टाइम अगर सीधा एग्जाम में करोगे तो नहीं होगा, एक बार ट्राई कर लेना सोल्यूशन देख के, फिर उसके बाद बिना देखे हो जाएगा, ये बहुत आसान है। उसके बाद मेरे से क्या क्या मांगते हैं? उसके बाद मुझे कहता है कि इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल के एंड में इशू प्राइस क्या था? तो भाई जब ओपनिंग एनएवी इन्होंने दे रखी है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? 18.75, 18.75 ओपनिंग एनएवी थी। उस पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 2% हम लोड भी लेंगे एडजस्टेड फॉर इक्वल डिविडेंड इक्वलाइजेशन। 2% पहले इसका ऐड कर लिया मैंने, क्योंकि एंट्री लोड जब मैं इशू करता हूँ तो मैं एनएवी में ऐड करता हूँ, जब रिडीम करता हूँ तो एग्जिट लोड माइनस करता हूँ। तो मैंने ये ऐड करा, और अभी बंदा आया तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन के पैसे लेके जाएगा तो भी ऐड करूंगा मैं। फ्रॉम 0.1 से मैंने निकाल लिया 0.0765, ठीक है, इनको मैंने प्लस कर दिया, तो भाई इशू प्राइस तो ये हो गया तेरा 19.2015। अब मुझे रिडम्पशन प्राइस या रीपरचेज प्राइस निकालना है, तो ओपनिंग एनएवी सेम है 18.750, उसका 2% निकाला, वो एग्जिट लोड हट गया। अब ये बंदा नेट में तो पहले इतने लेके जाने वाला था अगर डिविडेंड इक्वलाइजेशन ना होता, पर डिविडेंड इक्वलाइजेशन है तो बंदा जब छोड़ के जा रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे, जब तक वो होल्ड करेगा। 0.890 बना रहे हो आप, 1890 मई तक, जून की इनकम से तो मिलेगी नहीं उसको, क्योंकि वो पहले ही छोड़ गया। तो 0.1890 और ले जाओ तो 18.564 वो बंदा लेके जाएगा। थर्ड भी हो गया डन। अब उसके बाद कह रहे हैं नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 30th जून को नेट एसेट वैल्यू मेरी एनएवी कितनी है? सबसे पहले ओपनिंग एनएवी बताओ भाई, 300 यूनिट्स ले रहे हो आप 18.75 के हिसाब से, ये आ गई। पोर्टफोलियो एप्रिशिएट हुआ, ये पॉइंट तुम मिस करोगे, पक्का पक्का मिस करोगे तुम। 425 ऐड हो गया। उसके बाद जब मैंने इशू करे फ्रेश यूनिट्स, तो मैंने कितने में करे? 6 यूनिट खरीदी ना इशू, 19.2015, यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट करा था, ठीक है, उससे मेरी ये वैल्यू आ गई। तो उसके बाद सेम जो मैंने यूनिट्स रीपरचेज करी है 3 यूनिट्स, ये मेरी 0.3 से आ गई 18.564 पे, इतने मेरे पैसे जाएंगे, रिडीम होंगे, वो कर दिया। इनकम जितनी मुझे रिसीव हुई पूरे क्वार्टर में, अप्रैल मई जून, ठीक है,
उसके बाद इनकम जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी वो भी हटा देता हूँ ना यहाँ से, 71.9019 टोटल में जितना भी मेरे पास ओपनिंग था, वैल्यू बढ़ी, इशू करके आए, इनकम मिली, या फिर वापस गए डिस्ट्रीब्यूट करी, क्लोजिंग एनएम निकल गई। क्लोजिंग यूनिट्स भी पता है मेरे को, डिवाइड करो आंसर निकालो, दैट्स इट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जब तक एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं दोबारा बता दूँ। नंबर 22, देयर आर टू म्यूचुअल फंड्स जो है, डी म्यूचुअल फंड लिमिटेड, के म्यूचुअल फंड लिमिटेड। भी दे रखी है इक्विटी स्कीम्स की 70.71, जिसमें इक्विटी पोर्शन 99% है, बाकी कैश है। म्यूचुअल फंड में भी 62.50 वेल एनएवी है, जिसमें 96% इक्विटी है, बाकी कैश है। ये देने का कोई रीज़न तो होगा, वो आगे जाके पढ़ते हैं। ओ ओ ओ इन्होंने रेशियोज दे रखे हैं, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, पोर्टफोलियो चैप्टर से रिलेटेड है, स्टिल मैं आपको करा देता हूँ, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एनुअल एवरेज कॉस्ट जो ₹3 की पर यूनिट आई है, जो एनएफसी ऑब्वियसली माइनस होगा ही। फिर मंथ वाइज करेंगे तो इसको मंथली करना पड़ेगा ना, तो एनुअल वाली। अब इन्होंने कहा है इफ शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 5% इन अ मंथ, एक्सपेक्टेड एनएवी कितनी होगी। पहली बात तो अगर शेयर मार्केट कुछ परसेंटेज से कम जाती है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा शेयर किस वैल्यू से कम जाता है, शेयर कितने परसेंटेज से गिरता है, उसको मैं बीटा कहता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू मार्केट मेरे शेयर पे क्या फर्क पड़ता है, वो मेरा बीटा होता है। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले मैं वर्किंग नोट्स बनाता हूँ, जो जो मैं निकाल सकता हूँ। फंड्स को डिकम्पोज करते हैं कि जो मेरे दो फंड्स थे उनकी एनएवी ये रही, परसेंटेज ऑफ इक्विटी ये रही। तो इक्विटी एलिमेंट एनएवी में कितना है, इसका 90% कर लिया। सेम ऐसे ही इसका कैश एलिमेंट निकाल लिया। ये निकालने का रीज़न मैं अभी बताऊंगा आगे जाके। कैलकुलेशन ऑफ बीटा, अब मेरे को दो रेशो दे रखी है, शार्प रेशो और ट्रेनर रेशो। अब मेरे से हिंट क्वेश्चन में ये है कि जब ये मार्केट वैल्यू डाउन करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब मेरे से बीटा निकालने की बात कर रहा है। और मार्केट की शेयर अगर 5% से कम करा, ठीक है, तो बीटा तो हमारा बीटा देख निकालना पड़ेगा इससे। तो डी म्यूचुअल फंड लिमिटेड में शार्प रेशो क्या होती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न में से अगर मैं रिस्क फ्री रेट को माइनस करूँ, मतलब जो मेरा डिफरेंस है, मतलब जो मेरा एक्स्ट्रा है, प्रीमियम कहता हूँ जिसको मैं, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और जितना मैं रिस्क फ्री जो मुझे मिलना ही चाहिए, उसको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हम पोर्टफोलियो चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम रिस्क कहते हैं। अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा आता है शार्प रेशियो में, ठीक है, कि कितना मेरा रिटर्न बेस्ड ऑन कितने रिस्क को कवर करता है। सेम ऐसे ट्रेनर रेशियो में बस स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह बीटा हो जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। तो मैंने ये डाला एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, ट्रेनर में ही मैंने क्या करा, जो ट्रेनर रेशियो दे रखी थी, जैसे 2 दे रखी है, 15 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, 15 दे रखी है, इन दोनों का मैंने फॉर्मूला लिख लिया। फिर मैंने देखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क फ्री रेट दोनों जगह कॉमन आ रहा है, इक्वेशन वाला काम करा जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट 22.50 आ गया, ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो मेरा बीटा निकल गया इस कंपनी का मेरा बीटा निकल गया 1.50। सेम मैंने के म्यूचुअल फंड लिमिटेड का निकाला 3.3, यहाँ पे मैंने करा 16.50 आया, इसकी मैंने वैल्यू पुट करी, तो मेरा बीटा इसका निकला 1.10। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मार्केट वैल्यू 5% से करी तो बीटा के हिसाब से, तो मेरा बीटा 1.5 है, तो मतलब मेरे इक्विटी कितना करेगा, 5 इंटू 1.5 के हिसाब से गिरेगा। तो मेरा इक्विटी कितने से गिरेगा, 7.5। यहाँ पे मेरा इक्विटी कितने से गिरेगा, 5.5। अच्छा, मतलब मेरी इक्विटी की वैल्यू कम हो सकती है अगर मार्केट कम हो। और इसमें मैंने तभी बाइफरकेट करा है एनएवी को, क्योंकि मुझे इक्विटी कंपोनेंट तो कम करना है, कैश की वैल्यू थोड़ी कम होगी। सेम ऐसे ही अब मैं पहले निकालता हूँ, एक और वर्किंग नोट बना लेता हूँ कि कैश की वैल्यू कितनी रह जाएगी। कैश मेरे पास कितना था जो मैंने
0.71 और 2.50, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा 0.71 और 2.5, उसमें से मैंने जितना एक्सपेंसेस पर मंथ जो मैंने पे करा, ₹3 मेरे एनुअल थे, तो मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, तो निकल गया कैश बैलेंस में निकल गया 0.46 और 2.525। ये तो मैंने भी के टाइम्स को सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा, 0.46 और 2.25 वर्किंग। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है मैंने यहाँ पे बाइफरकेट कर रखी थी, ठीक है, कैश पे कोई असर नहीं पड़ेगा मार्केट का, क्योंकि कैश कांस्टेंट रहता है। हाँ, कैश की वैल्यू सेम रहेगी, पर वैल्यू ऑफ इक्विटी जरूर कम होगी क्योंकि मार्केट वैल्यू कम हुई है, तो बीटा के अकॉर्डिंग। तो 70 थी और 60 थी, मैंने निकाली थी ना यहाँ पे, 70 और 60। अब ये कम हो चुकी है 7.5% से, 5.5% से, तो अब ये कितनी होगी, 64.75, और ये 56.70 होगी। तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, मेरी एनएवी निकल गई, एक्सपेक्टेड एनएवी पर यूनिट ही है ये, तो यूनिट से भी डिवाइड नहीं करना। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट खत्म करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 जो है पोर्टफोलियो रिलेटेड है, जिसको मैं पोर्टफोलियो चैप्टर के बाद आसानी से करा दूंगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो ज़्यादा बात कर रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, कॉन्स्टेंट रेशो प्लान डिस्कस करना है वहाँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। ANP प्लान ए हैज एसेट्स ऑफ 20 करोड़। ठीक है, तो ये है वहाँ पे मैनेजर, फंड फंड मैनेजर है, वो चार्ज करता है 0.10% ऑफ पोर्टफोलियो एसेट। पोर्टफोलियो एसेट मतलब 20 करोड़, 20 करोड़ का 1.1, 2 लाख हो गया। 2 लाख तो उसकी फिक्स्ड है। इन एडिशन टू इट ही चार्जेस इंसेंटिव फी ऑफ 2%, इंसेंटिव फी भी चार्ज करता है। अब यहाँ पे मैंने रेड मार्क कर रखा है, द इंसेंटिव विल बी लिंक टू द ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर। हर एक साल की रिटर्न से लिंक्ड है वो, इन एक्सेस ऑफ मैक्सिमम पोर्टफोलियो वैल्यू। जितने भी मैक्सिमम पोर्टफोलियो वैल्यू को क्रॉस करेगा, इन एक्सेस जितना भी आएगा उसका मैं पॉइंट नहीं, सॉरी, 2% उसका मैं इंसेंटिव मिलेगा उसका। तो 21 करोड़ से जब भी मेरी वैल्यू बढ़ेगी तो उसका इंसेंटिव मिलेगा, ये मेरे को समझ आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि रिटर्न 29 थी, 4.5 थी और -1.8 थी, तो बताओ फी कितनी पे करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अगर मेरी रिटर्न 29% है, फिक्स भी तो मेरे को पता है सेम है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, वो तो सेम ही है, वो तो सेम ही रहेगी। इंसेंटिव वाली में आते हैं, अगर 29% रिटर्न होगी तो मतलब 20 × 1 + 29%, मतलब मेरी कितनी होगी, 25.80 करोड़ करोड़ होगी। और मेरी एक्सेस वैल्यू कितनी बनी, 25.8, किसकी, 21 करोड़, जो मैंने मैक्सिमम कहा था। ये ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ 20 मत लेना, यहाँ 21 लेना है। तो उसका मेरे को 2% मिलना है, 4.8 का 2%, मेरे 960 और 1160 आ गई। इंसेंटिव अगर सेकंड पार्ट में क्या है, 4.5% मिलता है अगर, तो 20 करोड़ इंटू 1 + 4.5%, 20.90 आ गई। तो मेरे को 21 करोड़ का वो था मेरा कैप, और अगर उसका एक्सेस तो गया नहीं, तो लेस है, तो इंसेंटिव तो मिलेगा नहीं, नील। अगर नेगेटिव है तो फिर भी नहीं मिलेगा, नो इंसेंटिव विल बी पेड। क्वेश्चन नंबर 24 हम पोर्टफोलियो चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। गाइस, तो हमारी फर्स्ट वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हमने आईसीआई के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो हम पोर्टफोलियो चैप्टर में कर लेंगे। म्यूचुअल फंड्स चैप्टर खत्म, और कॉन्सेप्ट्स भी ऑलमोस्ट डिस्कस हो गए हैं, पर कॉन्सेप्ट की मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा क्योंकि इस बार एमसीक्यूज भी आने हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, आपका जो भी रिव्यू हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको वीडियो कैसी लगी, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पक्का करेंगे। अ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका जैसा भी फीडबैक हो, और वीडियोस आगे बहुत सारी आनी है, तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने सजे अब जो आंसर्स अपने लिखे हुए हैं हैंड रिटन, वो भी शेयर कर रखे हैं, नोट्स वगैरह मैं वहीं डालूंगा, अपडेट्स वहीं पे आएंगे सारे। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना, सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।